हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम क्लास 10th के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। संस्कृत के चैप्टर 6 में जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम आपके लिए संकलित किए हैं। इसमें वैसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और साथ में जो कि बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इसे अंत तक देखिए ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सके। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चनों को संकलित किया गया है उसे आप अच्छी तरह से देखकर समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप इसके पिछले चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। इसके साथ ही अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो जाइए और देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो से, आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। ऑप्शन ए है जात कर्म, ऑप्शन बी है निष्कर्मण, ऑप्शन सी है विवाह, ऑप्शन डी है समावर्तन। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो एक का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विवाह संस्कार में सप्तपदी की क्रिया संपन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी बागदान, ऑप्शन सी कन्यादान, ऑप्शन डी सिंदूरदान। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं आती है, तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदान। जो गोदान है, गोदान यज्ञ करने पर जो यज्ञकर्ता होते हैं वो ऋषियों को गौ का दान करते हैं, उसे गोदान बोला जाता है। बाकी के तीनों क्रिया बागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है। ऑप्शन ए धर्मों से, ऑप्शन बी संस्कारों से, ऑप्शन सी कर्मों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कारों से प्राचीन संस्कृत की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि संस्कार कितने हैं, टोटल संस्कारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है एकादशा, ऑप्शन बी है षोडशा, ऑप्शन सी है त्रयोदशा, ऑप्शन डी है द्वादशा। तो टोटल संस्कारों की संख्या कितनी है, तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी षोडशा, यानी कि 16 संस्कारों की टोटल संख्या है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 संस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। निम्नलिखित में से जो शैक्षणिक संस्कार है वो कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए है वेदारंभ, ऑप्शन बी जात कर्म, ऑप्शन सी उपनयन, ऑप्शन डी वेदारंभ। तो निम्न में से शैक्षणिक संस्कार कौन नहीं है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जात कर्म जो है वो शैक्षणिक संस्कार नहीं है, बाकी शैक्षणिक संस्कार है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। जो वेदारंभ का मतलब है कि जो ब्रह्मचारी यानी कि जो स्टूडेंट होते थे वो वेद पढ़ना कहाँ से आरंभ करते थे, तो ऑप्शन ए है गांव की पाठशाला में, ऑप्शन बी है तपोवन में, ऑप्शन सी है गुरु के घर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु के घर में, यानी कि गुरु के आश्रम में जहाँ जाकर अपना शिक्षा आरंभ करते थे और वहीं वेदों का आरंभ भी किया जाता था, वेद पढ़ना भी सिखाया जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता था। केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता था। ऑप्शन ए है गुरु के घर में, ऑप्शन बी है पिता के घर में,
ऑप्शन सी है नाना के घर में, ऑप्शन डी है हजाम के घर में। तो केशांत संस्कार में जो शिष्य होते हैं, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु के घर में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? ऑप्शन ए जन्म के पश्चात, ऑप्शन बी है जन्म से पहले, ऑप्शन सी है युवावस्था में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीमंतोन्नयन संस्कार का जो प्रारंभ होता है वो कब होता है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म से पहले सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन ए है जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी है शैशव संस्कार, ऑप्शन सी है शैक्षणिक संस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म पूर्व संस्कार, यानी कि जो बच्चा होता है, बच्चा के जन्म से पहले ही सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है छात्र, ऑप्शन बी है ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी है धनुर्धारी, ऑप्शन डी है अंतेवासी। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 13। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते थे? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, यानी कि 3 संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है बच्चों का यज्ञोपवीत करना, ऑप्शन बी है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, ऑप्शन सी है गुरु के घर शिष्य को भेजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना उपनयन संस्कार कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि संस्कार के प्रायः कितने भाग है? संस्कार के प्रायः कितने भाग है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो संस्कार के प्रायः कितने भाग हैं? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 5 भाग है संस्कार के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कि मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा संस्कार में, ऑप्शन बी है जन्म पूर्व संस्कार में, ऑप्शन सी है उपनयन संस्कार में, ऑप्शन डी है गोदान संस्कार में। तो मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनयन संस्कार में मंडप का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है अध्ययनोपरांत, ऑप्शन बी है उपनयनोपरांत, ऑप्शन सी है विवाहोपरांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाहोपरांत। जब मनुष्य का विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? निम्नलिखित में से विवाह संस्कार में कौन सा जो विधान है वो नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है कन्यादान, ऑप्शन बी है अग्निप्रस्थान, ऑप्शन सी है बागदान, ऑप्शन डी है समावर्तन। तो विवाह संस्कार में कौन सा क्रियाकलाप नहीं होता है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समावर्तन जो है वो विवाह संस्कार में नहीं होता है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? ऑप्शन ए गांव में,
ऑप्शन बी जंगल में, ऑप्शन सी यज्ञ में, ऑप्शन डी अपने घर। तो गुरु शिक्षा समाप्ति के पश्चात अपने शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने घर भेज देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है? ये अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन ए विवाह संस्कार, ऑप्शन बी शिक्षा संस्कार, ऑप्शन सी उपनयन संस्कार, ऑप्शन डी वेदारंभ संस्कार। तो अक्षर आरंभ किस प्रकार का संस्कार है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा संस्कार। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है वह है, गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है वह क्या कौन है? तो ऑप्शन ए शिक्षा संस्कार, ऑप्शन बी उपनयन संस्कार, ऑप्शन सी विवाह संस्कार, ऑप्शन डी अंत्येष्टि संस्कार। तो गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद ही जो मनुष्य होता है अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कि अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है विवाह संस्कार में, ऑप्शन बी है शिक्षा संस्कार में, ऑप्शन सी है उपनयन संस्कार में, ऑप्शन डी है शैशव संस्कार में। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैशव संस्कार में अन्नप्राशन संस्कार आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा है कि भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? ऑप्शन ए है आचरण, ऑप्शन बी है व्यवहार, ऑप्शन सी है संस्कार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मनुष्यों में व्यक्तित्व का रचना कौन करता है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? तो ऑप्शन ए है नामकरण, ऑप्शन बी है पुंसवन, ऑप्शन सी है गर्भाधान, ऑप्शन डी है सीमंतोन्नयन। तो निम्नलिखित में से कौन जन्म से पूर्व का संस्कार नहीं है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नामकर्म। जो बालक होता है, बालक के जन्म के बाद ही उसका नामकरण संस्कार होता है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कि शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो शैशव संस्कारों की संख्या टोटल कितनी है? 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए है उपनयन, ऑप्शन बी है समापवर्तन, ऑप्शन सी है अक्षर आरंभ, ऑप्शन डी है वेदारंभ। तो शिक्षा समाप्ति का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समापवर्तन, जो है कि है अंतिम शिक्षा संस्कार। 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए शैक्षणिक संस्कार, ऑप्शन बी शैशव संस्कार, ऑप्शन सी विवाह संस्कार, ऑप्शन डी जन्म पूर्व संस्कार। तो पानी ग्रहण किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह संस्कार में पानी ग्रहण संस्कार होता है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, में पूछा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी बागदान, ऑप्शन सी कन्यादान, ऑप्शन डी सिंदूरदान। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई गोदान। गोदान विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, में पूछा है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? ऑप्शन ए शिक्षा के मध्य में, ऑप्शन बी शिक्षा के आरंभ में, ऑप्शन सी शिक्षा के अवसान में, ऑप्शन डी शिक्षा के पूर्व में।
तो गुरु शिष्यों को उपदेश देकर कब घर भेजते थे? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा के अवसान या फिर शिक्षा के समाप्ति के बाद जो गुरु होते हैं, गुरु अपने शिष्य को घर भेज देते हैं। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? ऑप्शन है गुरु के घर पर, ऑप्शन बी है पिता के घर पर, ऑप्शन सी है पितामह के घर पर, ऑप्शन डी है मातामह के घर पर। तो शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु के घर पर। क्षौर कर्म का मतलब होता है कि जो बाल होता है, बाल को काटना या फिर उसे मुंडन करना कहाँ होता था पहली बार? तो गुरु के घर में। 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए है संस्कारों से, ऑप्शन बी है बैर भावना से, ऑप्शन सी अशांति से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन ए मरने के बाद, ऑप्शन बी जन्म से पहले, ऑप्शन सी शिक्षा प्राप्ति के समय, ऑप्शन डी विवाह के पहले। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार या फिर अंतिम संस्कार होता है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन ए है विवाह, ऑप्शन बी है केशांत, ऑप्शन सी है अक्षर आरंभ, ऑप्शन डी है साहित्य। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केशांत। केशांत का मतलब होता है कि केशों का अंत करना, यानी कि मुंडन करना केशांत संस्कार है। उसी में गोदान संस्कार की जाती है, यानी कि ब्राह्मणों को, गोदान करने वाले ब्राह्मणों को गौदान दिया जाता है, उसे ही हम गोदान कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो ऑप्शन ए है उपनयन, ऑप्शन बी है समावर्तन, ऑप्शन सी है वेदारंभ, ऑप्शन डी है गोदान। तो ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामकरण क्या है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदान। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है कि बागदान किस संस्कार में होता है? बागदान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी विवाह संस्कार, ऑप्शन सी पुंसवन संस्कार, ऑप्शन डी निष्कर्मण संस्कार। तो बागदान किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विवाह संस्कार में बागदान होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? ऑप्शन ए है मरणोपरांत, ऑप्शन बी है जन्मोपरांत, ऑप्शन सी है जन्म से पहले, ऑप्शन डी है गृहस्थाश्रम में। तो पुंसवन संस्कार कब होता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म से पहले पुंसवन संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में टोटल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 संस्कारों की जो संख्या है वो भारतीय संस्कृति में है। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन सीरीज में हम टोटल 35 क्वेश्चनों को देखे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप इसी प्रकार से वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो अंत तक देखिए, जिससे आपको किसी प्रकार के कन्फ्यूजन हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।